नमस्कार। तो कल मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा करें। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो हमसे पूछ रहे थे कि सर मैंने एम.कॉम करा हुआ है, तो मैं एम.कॉम करा हुआ है तो मैं जो इकोनॉमिक्स के पोस्ट निकलेंगे उसमें अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। ठीक है, तो देखिए एम.कॉम का जो मॉडल है, एम.कॉम में आपने प्लेन करा होगा। अगर एम.कॉम, देखिए ऐसा होता है, एम.कॉम पी प्लेन करा होगा तो आप नहीं भर सकते। अगर आपने एम.कॉम करा होगा इकोनॉमिक्स से कैसा होता है, आपके बिजनेस इकोनॉमी करके एक सब्जेक्ट होता है ना। वो अगर आपके चारों सेमेस्टर में ये वाला बिजनेस इकोनॉमी दिख रहा होगा, चारों सेमेस्टर में आपके इकोनॉमिक्स वर्ड आपके है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर चारों सेमेस्टर का जो सर्टिफिकेट है उसमें इकोनॉमिक्स वर्ड चारों में नहीं है, कंपलसरी चारों में होना चाहिए, तो आप नहीं भर सकते। अगर नहीं है तो नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरा एक ये है कि जो एम.कॉम के फाइनल सेमेस्टर में है या बी.एड के फाइनल सेमेस्टर में है, एम.कॉम के फाइनल सेमेस्टर में है, बी.एड हो चुका है, तब तो आप शिक्षक वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सी.टेट आपका लगेगा। लेकिन अगर आप बी.एड ही आपका नहीं हुआ है तो खुशखबरी ये है कि अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आपके फाइनल सेमेस्टर के होने के बाद तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। जुलाई में होना है इस एग्ज़ाम को, अभी तो होगा नहीं, और आपका भी जून के करीब एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं। एंट्री आज पढ़ेंगे, एंट्री जिसके होने से हो जाती है डिसएंट्री। तो एंट्री कितने टाइप की होती है, आप लोगों ने पहले भी जर्नल एंट्री देखा होगा। तो जर्नल एंट्री बेसिकली डेबिट और क्रेडिट दो चीज़ों का संगम होता है, एक जगह जहाँ मिलते हैं डेबिट और क्रेडिट। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं पहले तो, कि चलिए कैश अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से। ठीक है, ये आप बहुत सिंपल सा एक एंट्री ले लीजिए। जब मैं ये लिखता हूँ तो मैं ये कह रहा होता हूँ कि मैंने कुछ सामान बेचा है और मुझे उसके बदले कैश मिला है। ठीक है, ये एंट्री आप बहुत इजीली समझ सकते हैं और इसका मतलब, इसका अर्थ जो है वो भी हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा, इस एंट्री को हम क्या कहते हैं? इस एंट्री को हम सिंपल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंपल एंट्री कहते हैं, सिंपल एंट्री। अब एंट्रीज के टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया, तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि कैसे कैसे टाइप के वो एंट्री होती है। जहाँ पे एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है, तो ऐसे एंट्री को अपन बोलते हैं सिंपल एंट्री। अब मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि मुझे पैसे तो मिले, है ना, मैंने सेल तो करा, मैंने सेल किया, लेकिन मैंने डिस्काउंट देके सेल किया। अब मैंने डिस्काउंट देके सेल किया तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, अब इसको यहाँ हिंदी में करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट है ना, इसको बोलते हैं बट्टा खाता डेबिट। उसके बाद है विक्रय खाते से। इस एंट्री को अपन क्या बोलेंगे? तो इस एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? आप नोट्स बना लीजिए,
कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। अब दोनों में अंतर की देख लीजिए। इसमें एक पक्ष डेबिट है, एक पक्ष क्रेडिट है। इसको हम बोलते हैं सिंपल एंट्री, जहाँ पे एक से अधिक पक्ष डेबिट और एक पक्ष क्रेडिट, या इसके उल्टा एक पक्ष डेबिट और एक से अधिक पक्ष क्रेडिट हो। यानी कि एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यदि ये ऐसा रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन टू सोहन, मतलब ये एंट्री क्या बोल रहा है? ये एंट्री बोल रहा है मुझे पैसे मिले, मोहन के द्वारा मिले और सोहन के द्वारा मिले। तो ये एंट्री भी कंपाउंड एंट्री ही कहलाएगी। मतलब एक पक्ष में सिंगल एंट्री रहती है और दूसरे वाले पक्ष में एक से ज़्यादा रहता है, उसको अपन बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब यहाँ तक तो आपको पता होगा, ये बात मुझे लगता है कि सारे लोग जानते होंगे जो कॉमर्स में हैं कि ये सिंपल एंट्री होती है और ये कंपाउंड एंट्री होती है। सर अब बताना क्या चाहते हो? तो मैं कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद आपको ना पता हो, शायद ना पता हो। ये एग्ज़ाम में तो आया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स एंट्री। कॉम्प्लेक्स एंट्री, ठीक है। इसका सीधा सा मैं बोलूँगा, डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपने समझ लिया, नीचे भी समझ लिया है, पॉज करके भी आप इसको एंटर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स एंट्री, जहाँ एक से अधिक डेबिट और एक से अधिक क्रेडिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री किसको बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री किसको बोलते हैं? तो जहां कोई एक पक्ष में एक और दूसरे पक्ष में एक से अधिक एंट्री हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल एंट्री, जहां एक पक्ष, जहां दोनों पक्षों में एक एक एंट्री हो। यानी कि एक पक्ष डेबिट में भी एक ही हो और क्रेडिट में भी एक ही हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल एंट्री बोलते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स एंट्री ये आपका पूछा गया था केवी में, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है एक बार नवोदय विद्यालय में पूछा गया है, एनवीएस में पूछा गया है, केवीएस एनवीएस में। तो इम्पॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कई लोग जानते नहीं हैं और एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स एंट्री को कंपाउंड एंट्री समझ के करके आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कंपाउंड हमने पढ़ लिया, सिंपल एंट्री हमने पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स एंट्री का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, जब आप लोग वो पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप में जब
या फिर कंपनी पढ़ रहे तो कंपनी में आपका सेल वाला पार्ट आता है, परचेज एंड सेल ऑफ कंपनी। जो कंपनी में वाला पोर्शन आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपने लिखा था रिलेशन अकाउंट वाला। तो रिलेशन अकाउंट में आप क्या लिखते हैं, सारे एसेट लिखते हैं डेबिट में, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपने और भी बहुत सारे एंट्री करी होगी, जैसे कि एक और लिख लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखा होगा, डेबिट डेबिट डेबिट। उसके बाद आपने लिखा होगा टू गुडविल अकाउंट, टू परचेस कंसिडरेशन अकाउंट। अब परचेस कंसिडरेशन की जगह आप लोग कभी इक्विटी लिखते थे, है ना, समता लिखते थे, कभी डिबेंचर लिखते थे। तो ये जो आप कर रहे थे ना, ये कॉम्प्लेक्स एंट्री थी। क्या था ये? कॉम्प्लेक्स, COMPLEX एंट्री। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट एक बार जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये अचानक से दिख गया कि इसको हम कॉम्प्लेक्स एंट्री बोलते हैं। और ये आपके बुक में है, बट ऐसे जर्नल एंट्री वाले टॉपिक पे नहीं है, मज़े की बात है, ठीक है। दैट्स वाई कई लोग इसको भूल जाते हैं। चैनल को अगर अभी तक देख रहे हैं आप वीडियो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ तक आके देखते हैं, ठीक है। और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ नया ये लगा हो, है ना। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, चलिए, सब लोग का जो जर्नल एंट्री है क्या बहुत दुरुस्त है? सब लोग को जर्नल एंट्री अच्छे से आती है? आप मुझे पहले क्लियर कर दीजिए, ताकि अगर नहीं आती है तो हम एक क्लास ले लेंगे। किसी को लगता है कि जर्नल एंट्री एक बार क्लियर करा दो, क्योंकि जर्नल एंट्री से भी 2 या 3 क्वेश्चन तो आते हैं। मतलब सीधी सी बात, आप बच्चों को जर्नल एंट्री पढ़ाने वाली हैं और आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि जर्नल एंट्री की एक क्लास ले लीजिए, उसमें अभी तक 2019 में 2023 में जो आए थे उसमें एक क्वेश्चन था जर्नल एंट्री का, कि क्वेश्चन दे दिया गया था और पूछा गया था कि भाई जर्नल एंट्री करके बताओ। तो अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि सर एक बार रिवीजन करा दीजिए, तो हम एक रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं अकाउंट बता देता हूँ। जब हम अकाउंट की बात करते हैं, खातों की बात करते हैं, तो खाते मैंने पहली क्लास में बताया था कि पहला तो एक होता है खाता आपका रियल अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये 3 आपके मुख्यतः खाते होते हैं। अब ये देखिए कि रियल अकाउंट क्या होता है। सारी चीज़ें जो रियल है वो रियल होती है, जैसे कि गुडविल, फर्नीचर हो गया, ठीक है, मशीन आपकी हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें आपके, बिल्डिंग आपकी हो गई। तो ये सारे रियल चीज़ें हैं। पर्सनल चीज़ें क्या होती हैं? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट मतलब कोई व्यक्ति हो गया, मतलब पर्सन यानी कि व्यक्ति हो गया। व्यक्ति बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन होता है। क्या होता है? नेचुरल पर्सन यानी प्राकृतिक व्यक्ति, जैसे कि मैं हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान है, नाक है, मैं सांस लेता हूँ तो मैं जिंदा हूँ, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, मतलब लोगों का समूह। जैसे कि हमने कोई पार्टी बना ली, जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सारे ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, समूह है, ठीक है। पार्टी है तो एक नेशनल पार्टी है तो एक नाम है होगा, एक संगठन होगा।
तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाता है। कई समितियाँ, जैसे कि स्कूल आप कई लोग खोलते हैं, तो स्कूल खोलने वाले जो समिति बनाते हैं, समिति भी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनीज आप जानते हो, कंपनीज भी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो ये सारे लोग आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, बट यहाँ पे उनको कैसे शो किया जाता है, जैसे कि वो पर्सनल अकाउंट में शो किया जाता है उनके नाम को। उसके बाद आता है नॉमिनल। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल बोलने का मतलब होता है कि जो नाम मात्रक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दोपहर को चाय पी होगी, आपने सुबह भी चाय पी होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने चाय पिया था, तो आप क्या उसको दिखा सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, चाय को कैसे शो करूँगा मैं, चाय तो मैंने पी ली, बस पी ली। उसका आउटपुट क्या था? चाय का आउटपुट ये था कि जब मैंने चाय पिया तो मेरे अंदर एक नया बोल सकते हैं जोश आया, मेरी नींद खुल गई, मैंने काम स्टार्ट कर दिया। एक तरह से मैं बोलूँ तो मेरा काम जो था वो बूस्टअप हो गया। मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा थकने के बाद दोपहर में अगर चाय नहीं पीता हूँ, तो शायद मैं उतने अच्छे से काम ना कर पाऊँ जितने अच्छे से मैं कर रहा हूँ। तो नॉमिनल चीज़ें वो होती है बिजनेस में जहाँ पे वो चीज़ें मैटर तो नहीं करती ऐसे, लेकिन अगर वो चीज़ें ना की जाए तो फिर बिजनेस को बहुत अफेक्ट होता है। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट में आपका सेल आ जाता है, सेल भी आपका नॉमिनल ही है, ठीक है। हालांकि ये रेवेन्यू अकाउंट है, लेकिन नॉमिनल ही है। रेवेन्यू अकाउंट भी नॉमिनल ही होते हैं। परचेज आपका नॉमिनल है, ठीक है। और सेल रिटर्न जो बोलते हो आप, रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न जो बोलते हो आप, ये भी, ठीक है। कोई भी खर्चा आप करते हो या कोई भी इनकम आपको होती है, ये सारे के सारे ना आपके नॉमिनल है। कोई भी खर्चा, सीधी सी बात, आपको कोई खर्चा क्या बोलता है कि पैसा जा रहा है। कोई भी इनकम क्या बोलता है आपको कि पैसा आ रहा है। वैसे ही सेल या परचेज दोनों ही आपको क्या बोलते हैं कि भाई हम, मतलब ये दोनों क्या है, बेसिकली स्टॉक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो सेल अल्टीमेट है कुछ नहीं, परचेज अल्टीमेट है कुछ नहीं, ये बात हो रही है स्टॉक अकाउंट की, यानी कि स्कंद खाते की। अपन हिंदी में इसको स्कंद बोलते हैं स्टॉक को। तो स्कंद खाते की बात हो रही है, लेकिन बात स्कंद की ना करके हम उसके सेल की, उसके परचेज की बात करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर गिनती इसकी आती है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट में। ऑब्वियसली ये लाइव क्लास थोड़ी ना है कि आप अपने मुंह से बोलेंगे और मैं सुन लूँगा, ठीक है। अब 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे तब तक मैं लाइव क्लास वैसे भी ले नहीं सकता। और फिलहाल हमारा बजट भी नहीं है कि हम, पहली बात तो हमको जियो फाइबर लगाना पड़ेगा या फिर एयरटेल फाइबर, जैसे भी 1500-1600 का ऐसी खर्चा है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तो बस मोबाइल में जितना हो पाएगा उतना करूँगा। जितने लोगों ने जो भरोसा दिया है अभी तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अच्छा लगता है जब लोग साथ में जुड़ते हैं। मैं भी प्रिपरेशन करूँगा, आप भी प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा लगता है साथ में प्रिपरेशन करना। मैंने कोचिंग मतलब अभी तक तो कंपटीशन के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। मतलब सारे कंपटीशन एग्ज़ाम मैंने खुद से ही दिया है। मतलब अभी 2 साल पहले ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। कोविड के पहले तक मेरा माइंडसेट था ही नहीं कि मैं कंपटीशन में जाऊँ या गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ। तो जब से मैं कर रहा हूँ तो मैं खुद से ही कर रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊं कि बाहर अगर आप कोचिंग करते हैं ना, तो उन लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होता जो आपके पास रहेगा जब आप खुद से करते हैं। पैसा दे के पढ़ोगे ना तो आप बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे, और जब आपको आग लग जाएगी ना तो पढ़ने की, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी रहेंगी जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फालतू है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में एक अलग जो इम्पैक्ट है वो डालती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात करेंगे लेजर के लिए, है ना। तो लेजर है, एक प्रश्न पूछा गया था DSSB में
फुल फॉर्म ऑफ JF और फुल फॉर्म ऑफ LF, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। JF का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो, और LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। ठीक है, कहाँ से कब क्या पूछ जाए, मतलब आजकल लोगों का भरोसा नहीं है कि कब क्या पूछते हैं। ठीक है, तो जितनी तैयारी हो सके कर लो, ज़्यादा बेटर है। अब ये तो आपको पता ही होगा, CD का मतलब होता है कैरी डाउन, BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड, BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये आप छोटे छोटे चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए। चलिए, कैश बुक क्या होता है। ठीक है, अब सब्सिडरी बुक में आप पढ़ेंगे, सब्सिडरी बुक लेजर का ही टॉपिक है, जैसे मैंने बोला लेजर ही पढ़ेंगे। तो सब्सिडरी बुक में आप क्या पढ़ते हैं, सब्सिडरी बुक्स, तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप परचेज बुक पढ़ते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्रय पुस्तक जिसको बोलते हैं, क्रय बही, है ना। सेल बुक पढ़ते हैं, सेल्स बुक यानी विक्रय बही। इसमें हम इसका रिटर्न ले लेते हैं, परचेस का परचेस रिटर्न बुक, वापसी, क्रय वापसी, है ना। और इसमें अपन सेल्स में सेल्स रिटर्न, इसको बोलते हैं विक्रय वापसी। ठीक है, ये सारे बुक जो है 4 बुक ये हो गए। उसके बाद आपके इसमें एक बुक होता है आपका कैश बुक। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए, इसमें एक बुक होता है आपका कैश बुक। कैश बुक जो होता है ना बेटा, ये आप सोचना मत कि ये सब्सिडरी बुक होता है। कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं होता है, कैश बुक मेन बुक होता है। ठीक है, कौन सा बुक होता है, मेन बुक होता है। और कैश बुक के अंदर एक होता है इम्प्रेस्ड अकाउंट। ठीक है, इसको भी हमेशा याद रखना, इम्प्रेस्ड अकाउंट। या एक और होता है पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, इसका बेसिक जो है आप लोग कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। वैसे ये सारे जो है ना आपके इम्प्रेस्ड, पेटी, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये 3 जो है ना ये पूछ सकता है। ठीक है, ये आप भूल गए अकाउंट की इम्प्रेस्ड अकाउंट एक तरह का कैश बुक ही है। इसमें होता क्या है कि जो कैशियर होता है उसको अपन कुछ पैसे दे देते हैं। ठीक है, कुछ पैसे पहले दे दिए गए, छोटा छोटा जो खर्चा होता है बिजनेस में। अब उसके लिए बार बार आप क्या बोलते हैं, समझ लीजिए एक चाय पीना है आपके, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 लोग को रोज़ चाय पीना है। तो आप रोज़ 10 रुपये चाय का पैसा दोगे आप, 100 रुपये। 10 लोग को चाय पीना, 10 रुपये के हिसाब से रोज़ 100 रुपये देंगे आप? नहीं। तो आप क्या करते हैं कि कैशियर को 100 रुपये के हिसाब से 1 महीने का दे दिए। ठीक है, पैसा। अब ऐसा तो नहीं है कि हर रोज़ लोग आए,
कभी कोई एब्सेंट था, कभी कोई एब्सेंट था, तो 100 रुपये के हिसाब से आपने दिए। लेट सपोज आपने 3000 दिए, अब 3000 में 2800 रुपये खर्च हुए, 200 रुपये बच गए। तो अगली बार जब आप, क्या होता है कि अगली बार जब आप कैशियर को पैसा देंगे तो आप 2800 रुपये देंगे। मतलब कैशियर के खाते में कितना रहना चाहिए? 3000 रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3000, अगर इस महीने जैसे कि फरवरी का महीना है ना, फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में 2800 रुपये की उन्होंने चाय पी दी, कितना बचा होगा? 200 रुपये। 200 रुपये कब बचा होगा? मार्च में, ठीक है, 1 मार्च को 200 रुपये बचा होगा। अब मार्च के खर्चे के लिए मैं कितना रुपये दूंगा? 2800। 1 मार्च को मैं कितना दूंगा? 2800 दूंगा। तो 1 मार्च को अल्टीमेट कैशियर के हाथ में कितना बचेगा? कैशियर के हाथ में बचेगा 3000। तो अल्टीमेट उसके पास है कितना? 3000। यही है आपका पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ऑल्दो सेम ही है, बहुत डीप में जाके नहीं पूछेगा, बट ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए काफ़ी है, बहुत। एक नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो मैं डेफिनेशन की क्लास लूँगा, ये मैं लैपटॉप के थ्रू लूँगा। डेफिनेशन की क्लास होगी, ठीक है, डेफिनेशन, इसमें बिजनेस स्टडी और अकाउंट, इसमें जो दोनों में जो डेफिनेशंस दी गई है, जो पूछा भी गया है कई बार, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया होगा तो, और लाइक कीजिए यार, पता नहीं चलता है कि कौन कितने लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।